हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस कैसे डिसाइड किया जाता है उसको स्टडी कर रहे थे। कुछ मैथमेटिकल एस्पेक्ट पढ़ा था एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करने का। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन पे एक बार फिर दोबारा से डिस्कशन करेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस थे जो आइदर अपने आप होते थे या हम उसको एक बार इनिशिएट कर देते तो फिर वो लगातार अपने आप होते जाते थे, हमें उसको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता था। कुछ फैक्टर्स थे जो स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करते थे, कुछ ड्राइविंग फोर्सेस थे जो स्पॉन्टेनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, जिसमें एक फैक्टर था एनर्जी। मीन्स हम ऐसा समझते थे कि सिस्टम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जहाँ पे एनर्जी घटती हो, और उसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास डेल्टा एच आता था, एंथैल्पी चेंज। हम ऐसा बोलते थे कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो वो स्पॉन्टेनिटी को फेवर करेगा। फिर एक और फैक्टर हमने पढ़ा, रैंडमनेस। किसी भी सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस या फ्रीडम को जानने का एक एक्सटेंट था एंट्रोपी, और सिस्टम जब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता तो उस दौरान हम उसमें होने वाले रैंडमनेस चेंज यानी कि एंट्रोपी चेंज को स्टडी करते, जिसको हम डेल्टा एस से रिफ्लेक्ट करते थे। हम लोगों ने ऐसा पढ़ा कि किसी भी पर्टिकुलर चेंज के दौरान डेल्टा एस पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, या डेल्टा एच वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। देखिए, मैं ये नहीं कहना चाहता कि रिएक्शन का डेल्टा एच ज़ीरो नहीं हो सकता, मीन्स नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, या डेल्टा एस ज़ीरो नहीं हो सकता, वो भी फिजिबिलिटी है, बट आउट ऑफ सो मैनी ऑप्शंस वो एक ऑप्शन रहेगा। हम लोग ज़्यादातर उसको नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर यही देखते हैं कि किसी भी रिएक्शन के अंदर डेल्टा एस पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, सिमिलरली डेल्टा एच भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। कोई एक फेवरिंग जरूर होना चाहिए रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। दोनों है तो बहुत अच्छा। डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो वो फेवरिंग है, और डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो वो फेवरिंग है। लेकिन अगर डेल्टा एस नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो वो डिसफेवरिंग है। ये एक तीसरा टर्म मैंने यहां पे लिखा हुआ है, फ्री एनर्जी। इसको हम थर्मोडायनेमिक्स में एक टर्म असाइन करते हैं, जी। जैसे एंथैल्पी को हमने एच से डिसाइड किया, इंटरनल एनर्जी को ई से डिसाइड किया, रैंडमनेस को एस से डिसाइड किया हुआ है हमने रिप्रेजेंट करना। सिमिलरली फ्री एनर्जी को जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस फ्री एनर्जी को गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स पोटेंशियल या एक और नाम से जनरली जाना जाता है गिब्स फंक्शन। मैथमेटिकली अगर मैं देखूं तो जी एच माइनस टी एस होता है। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर मैं फ्री एनर्जी देखना चाह रहा हूं तो वो एच माइनस टी एस रहेगा। फ्री एनर्जी जिसमें एच भी इन्वॉल्व है, एस भी इन्वॉल्व है, और एक नई टर्म टी भी इन्वॉल्व है, टेम्परेचर। मतलब मैं सीधा सीधा रैंडमनेस और एनर्जी के सिस्टम को, रैंडमनेस और एनर्जी के फेवरिंग पॉइंट को जी की सेंस में स्टडी करना चाह रहा हूँ, ताकि ये जी मुझे बता पाए कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो स्पॉन्टेनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, रेस्पॉन्सिबल ड्राइविंग फोर्सेस हैं, वो दोनों यहाँ पे आए हुए हैं। रादर टी भी हमें डिसाइड करके बताएगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सिस्टम है ए और वो बी में बदलता है। लेट वी सी, हमारे पास कोई एक सिस्टम ए है जिसको मैं बी में बदलूंगा, तो देखता हूं फ्री एनर्जी में कैसे चेंज होगा। सपोज कीजिए इसका फ्री एनर्जी है G1, और जब ये B में बदला तो B का फ्री एनर्जी हुआ G2। जो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी होगा वो होगा G2 माइनस G1। ऐसा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट्स का काउंट ज़्यादा हो, रिएक्टेंट का काउंट कुछ
डिफरेंट हो, एक एक मोल हो, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, रिएक्शंस में हम देख चुके हैं। तो उस दौरान जो डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन निकालूंगा मैं, तो वो सभी प्रोडक्ट्स का गिब्स फॉर्मेशन और सभी रिएक्टेंट का गिब्स फॉर्मेशन लूँगा। ये मेरे पास डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा। मीन्स अगर सपोज़ ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती, x प्लस वाई गिव्स a प्लस b, तो मैं गिब्स फॉर्मेशन फॉर a एंड b, ये प्रोडक्ट का समेशन हो गया, माइनस ये रिएक्टेंट का समेशन, इसको सॉल्व करके मैं इस रिएक्शन का डेल्टा जी कैलकुलेट करूंगा। अगर मैं कुछ ऐसा समझूं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो जीवन है वो H1 माइनस TS1 है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस सिस्टम का एंथैल्पी कंटेंट H1 है, रैंडमनेस S1 है, और जब ये B में बदला तो एंथैल्पी कंटेंट भी कुछ बदल गया और रैंडमनेस भी कुछ बदल गया, S1 से S2 बन गया। सेम टेम्परेचर पे मैंने रिएक्शन किया। अब अगर मैं डेल्टा जी निकालूं से G2 माइनस G1, तो वो होगा H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1। सोल्व करता हूं इसको, H2 माइनस H1 माइनस T कॉमन S2 माइनस S1। बहुत ही आसान। डेल्टा जी निकाल रहा हूं मैं, तो फाइनली ये मेरे पास बन जाता है डेल्टा H माइनस T, और ये बन जाता है डेल्टा S। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, डेल्टा G दैट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बोलते हैं गिब्स इक्वेशन। और ये जो डेल्टा जी है, यही एनफ है मुझे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या नहीं होगा वो बताने के लिए, क्योंकि इसमें आपका वो डेल्टा एच भी आया हुआ है जो एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, और डेल्टा एस भी आया हुआ है जो एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है स्पॉन्टेनिटी के लिए। टी क्या करेगा वो भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो मेरा यहाँ पे कंप्लीट फोकस इस इक्वेशन पे होगा। अभी बिफोर गोइंग टुवर्ड न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस टॉपिक, मैं एक बार आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका समझाने की कोशिश करता हूँ। सी, एक सिंपल सी बात याद रखिए आप कि किसी भी प्रोसेस की फेवरेबिलिटी के लिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अगर सपोज कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना चाहता है तो डेल्टा जी उसका नेगेटिव होना ही चाहिए, ये मस्ट है। अगर डेल्टा जी का वैल्यू 0 आ रहा है तो इसका मतलब जो सिस्टम है, या मैं रिएक्शन वर्ड भी यूज कर सकता हूं, वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मीन्स अगर प्रेशर्स की सेंस में देखूं तो सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर की सेंस पे देखूं तो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशंस की सेंस में बोलूं तो मैं ये कह सकता हूं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। मींस जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में बदल रहा है। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस का कैरेक्टर होता है। आने वाले चैप्टर में हम इन डिटेल इन बातों को फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखें कि अगर रिएक्शन या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है। अगर डेल्टा जी किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए या एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पॉजिटिव हो तो उस टाइम पे डायरेक्ट प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहता है, वो कभी भी पॉसिबल नहीं होता। हाँ, बैकवर्ड स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो हम इस फिर इक्वेशन पे दोबारा फोकस कर रहे हैं। इन लाइनों को याद रखिए कि किस किस सिचुएशन में जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव निकलेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ डेल्टा जी को प्रूव करना चाहता हूँ और कुछ और थ्योरेटिकल बातें समझना चाहता हूँ कि नेगेटिव कब कब हो सकती हैं। ये मेरे पास वो इक्वेशन थी। मान लीजिए किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी चेंज के लिए
डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो। कोई एक रिएक्शन आपके सामने है और आप उसका ये एनालाइज कर चुके हैं कि डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस पॉजिटिव है। वैसे तो मुझे दिख ही रहा है कि दोनों फैक्टर फेवरिंग है, तो वो हमेशा हर टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बट फिर भी एक बार यहाँ पे मैथमेटिकली इस पॉइंट को स्टडी कर लेते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव, कुछ भी समझ लो, मान लो -10, मैं कोई यूनिट्स यूज नहीं कर रहा, वैसे ही कोई एक वैल्यू लिख रहा हूं, माइनस डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि टी हमेशा पॉजिटिव होता है टेम्परेचर, वो नेगेटिव नहीं होता। आप कहेंगे नेगेटिव तो हो सकता है टेम्परेचर, तो मैं कहूंगा कि ये कैपिटल टी जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन है, और केल्विन में मिनिमम टेम्परेचर 0 केल्विन होता है, नेगेटिव केल्विन कभी नहीं होता। तो टी का जो वैल्यू है वो क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है, तो जो डेल्टा एस होगा वही टी डेल्टा एस होगा, मतलब टी डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है। और कितनी है कुछ भी समझ लो, मान लीजिए मैं +7 कह देता हूं, तो जो डेल्टा जी मैं कैलकुलेट करूंगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से, तो वो वैल्यू आएगा -17, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है। क्या हो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं या घटा दूं? अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो टी डेल्टा एस बढ़ेगा। ये जो पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा हूं मैं, कुछ भी एक वैल्यू होगी, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। सी मैंने टी बढ़ा दिया, टी बढ़ा के इसको 70 कर दिया, 70 कर दिया, तो ये वाली वैल्यू -80 होगी, मतलब अभी भी नेगेटिव है। मैंने टी डेल्टा एस और बढ़ा दिया, टी और ज़्यादा बढ़ा दिया, टेम्परेचर बहुत हाई करता जा रहा हूँ, तो जो टी डेल्टा एस है वो भी बढ़ता गया, रिजल्टिंग डेल्टा जी भी मोर नेगेटिव होता चला गया। कितना ही टी बढ़ाता जाऊं, ये वैल्यू कितनी ही बढ़ाता चला जाऊं, ये वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। अच्छा, अगर घटाना शुरू कर दूं, टी को कम करना शुरू कर दूं, 7 था, ये 0.7 हो गया, तो 0.7 हो गया, तो वैल्यू आपकी होगी -10.7। अच्छा, और घटा दिया, 0.07 कर दिया, तो ये हो जाएगी -10.07। और घटा दिया, 0.007 कर दिया, तो ये हो जाएगी -10.007। मतलब डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही निकलेगा। और क्योंकि डेल्टा एस का वैल्यू हमेशा नेगेटिव निकलेगा, डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा नेगेटिव निकलेगा, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस बनी रहेगी, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो। क्योंकि दोनों फैक्टर फेवरिंग हैं, तो किसी भी टेम्परेचर पे आप मेजर करें, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी आपको हमेशा नजर आएगी। चलिए, मैं क्या करता हूं, अब दूसरी सिचुएशन लेके आता हूं। आप एक बात और सोचें, टी बढ़ाने पे टी डेल्टा एस चेंज हो रहा था, क्या डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर बदलने से? तो मैं कहूँगा फर्क तो पड़ता है, बट वो बहुत ही माइनर और इग्नोरेबल है। हम लोग ज़्यादातर उस पर फोकस नहीं करते, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लेसर कॉन्ट्रीब्यूशन, लेसर डिफरेंस क्रिएशन रादर आई शुड से। एक और सिचुएशन है, मान लीजिए डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस नेगेटिव है। जब डेल्टा एस नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस भी नेगेटिव ही होगा, स्पष्ट सी बात है। मान लीजिए ये डेल्टा एच का वैल्यू है पॉजिटिव, लेट मी कॉल इट 17, और ये वैल्यू है नेगेटिव, लेट मी कॉल इट 8। वैल्यू आपका कितना आ रहा है? 25। मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव, मीन्स रिएक्शन नहीं होने वाली, क्योंकि ये भी नॉन फेवरिंग था, ये भी नॉन फेवरिंग था। अगर मैं टी को बढ़ा दूं, ये लो बढ़ा दिया, टी को बढ़ा दिया तो ये वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू अब बढ़ के हो गई है 97, बट पॉजिटिव ही है, मतलब रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस नहीं हो पाई। या मैं टी को घटा दूं, सपोज 8 की बजाय 0.08 कर दूं, तो भी वैल्यू तो जो आंसर आएगा मेरा वो पॉजिटिव ही होगा। मीन्स मैं चाहे टी को कितना ही बढ़ा लूं या कितना ही घटा लूं, डेल्टा जी कभी नेगेटिव नहीं कर पाऊंगा, मीन्स रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं बन पाएगी किसी भी टेम्परेचर पे। अगर दोनों फैक्टर्स नॉन फेवरिंग हो तो क्या हो, अगर कोई एक फेवरिंग हो, मान लीजिए डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है,
ध्यान से समझना। अब दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, ये फेवर करती है और ये डिसफेवरिंग है। अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो टी डेल्टा एस भी नेगेटिव ही होगा, ये तो श्योर बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, ये वाली वैल्यू है -17, नेगेटिव है डेफिनेटली, माइनस ये वाली वैल्यू है -8। मीन्स जो सिचुएशन मैंने रखी है उसमें मैंने जो नेगेटिव वैल्यू दिखाई है टी डेल्टा एस की, वो लेसर दिखाई है डेल्टा एच से। वैल्यू तो ग्रेटर है बट नेगेटिव वैल्यू बोल रहा हूं मैं, तो ये नेगेटिव वैल्यू लेसर है और ये नेगेटिव वैल्यू ग्रेटर है। मीन्स जो नॉन फेवरिंग फैक्टर है वो कम है और जो फेवरिंग फैक्टर है वो ज़्यादा है। ओवरऑल जब मैंने डेल्टा जी कैलकुलेट किया तो वो -9 आया। इसका मतलब क्या है कि ये सिचुएशन अगर है तो रिएक्शन फेवरिंग होगी, रिएक्शन फेवरिंग होगी अगर टी डेल्टा एस लेसर देन डेल्टा एच हो। अच्छा, अगर मान लीजिए टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच होता, नेगेटिव वैल्यू, सपोज कीजिए ये -80 होता, तो ये -80 होता तो डेल्टा जी की वैल्यू जो थी आपकी वो अब की बार पॉजिटिव आ रही होती। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो डेल्टा जी की वैल्यू आ रही होती वो पॉजिटिव आ रही होती। मीन्स रिएक्शन इस सिचुएशन के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अब मुझे ये पता चल गया कि ये सिचुएशन है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये सिचुएशन है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। क्या मैं इस सिचुएशन में पड़ी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना सकता हूं? लेट मी ट्राई। मैं यहां टी को घटाना शुरू कर देता हूं। जब मैं टी को घटाना शुरू करूंगा, क्योंकि अब की बार टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच था, मैं इस पूरे टी डेल्टा एस को घटाना चाहता हूं, तो मैंने सोचा कि मैं टी को घटा देता हूं। तो जब टी को घटाऊंगा मीन्स टी डेल्टा एस घटेगा, तो ये 80 से सपोज करो घटते घटते 28 आ गया, अभी भी बात नहीं बना। फिर टेम्परेचर को घटाया, ये 18 आ गया, अभी भी बात नहीं बना। और अब ये 16 हो गया। ये सब कैसे कर रहा हूं मैं? टी को डिक्रीज करता जा रहा हूं। तो डेफिनेटली अब मुझे डेल्टा जी नेगेटिव नजर आने लगा, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, if reaction is non-spontaneous, it may become spontaneous on decreasing temperature। यही तो किया मैंने, टी को घटाता गया, टेम्परेचर को डिक्रीज करता गया, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करता गया तो टी डेल्टा एस घटता गया, और टी डेल्टा एस घटते घटते एक स्टेज पे पहुंचा जब डेल्टा जी नेगेटिव बन गया। मींस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इसको स्पॉन्टेनियस बनाया जा सकता है डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटा के। बट याद रखना है ये डेल्टा एच नेगेटिव का सिचुएशन था, मतलब 4 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में ये बात स्टेट कर सकता हूँ। एंडोथर्मिक में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये तो अगले केस पे देखेंगे, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए मींस जहां डेल्टा एच नेगेटिव है वहां मैं इस पॉइंट को डेफिनेटली फॉलो कर सकता हूं कि आप टेम्परेचर को घटाओ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन सकती है, बट उसके लिए कंडीशन है कि डेल्टा एच फेवरिंग होना, वो तो ऑब्वियसली है ही सही हो एक्सोथर्मिक के लिए। अगर मान लो कोई रिएक्शन हुए जा रही है मींस स्पॉन्टेनियस है और आप उसको नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हो, इसी तरह की रिएक्शन जिसका डेल्टा एच नेगेटिव हो वो स्पॉन्टेनियस है और आप नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हो, तो आप इससे उल्टा काम कर दो, आप टेम्परेचर को बढ़ा दो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा जी नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता था, मींस जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी वो नॉन स्पॉन्टेनियस बन सकती है। हालांकि क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया वो यही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कैसे बनाया जा सकता है टेम्परेचर चेंज करके। चलिए एक और पॉइंट हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, रादर 4 ही कंडीशंस हैं। तो 4th कंडीशन मैं आपके सामने जो यहाँ पुट कर रहा हूँ वो डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है।
मीन्स टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो अब साफ दिख रहा है कि ये वाला जो है ये फेवरिंग है और ये वाला नॉन फेवरिंग है। चलिए देखते हैं। 18 डेल्टा एच माइनस 15 डेल्टा एस, मीन्स जो डेल्टा एच था वो ग्रेटर देन टी डेल्टा एस था। तो क्योंकि नॉन फेवरिंग ज़्यादा है तो डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो डेफिनेटली जो प्रोसेस होगा वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर उल्टा हुआ, डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस हुआ, तो फिर तो डेफिनेटली मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो अब तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा तो ये प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। मतलब इस सिचुएशन पे डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। आप इस रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना चाहते हो तो आप क्या करो, आप इसको घटाओ, मतलब टी को घटाओ। तो टी को घटाते घटाते आप जैसे ही वापस 15 पे पहुंचेंगे तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। या आप इस सिचुएशन को देखें, नॉन स्पॉन्टेनियस है प्रेजेंटली, डेल्टा जी पॉजिटिव है, मैं इसको स्पॉन्टेनियस बनाना चाहता हूं, तो आप इसको बढ़ाना शुरू करो, इसको बढ़ाना शुरू करो, टी को बढ़ाना शुरू करो। टी को बढ़ाओगे, टी को जैसे ही बढ़ाओगे और वो जैसे ही 18 को क्रॉस करेगा टी डेल्टा एस, तो ये वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बन जाएगा। टी को बढ़ाने पे स्पॉन्टेनियस बनाया। तो मेरे पास एक और पॉइंट आता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस अगर हैं और प्रोसेस कोई नॉन स्पॉन्टेनियस है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये स्पॉन्टेनियस बन सकता है ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज किए जाने पे ये पर्टिकुलर प्रोसेस डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस बन सकता है। तो आप यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, दोनों के लिए ये पॉइंट इजीली समझ जाते हैं कि किसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को मुझे कैसे स्पॉन्टेनियस बनाना होगा, या किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को किस तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस बनाना होगा। सिर्फ हमें यही ध्यान रखना होता है कि सिस्टम में डेल्टा जी की वैल्यू वो नेगेटिव आ रही है या पॉजिटिव। क्वेश्चन पे नज़र डालें आप। एक स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज निकालना है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है अमोनिया का, वाटर का, NO का। ऑक्सीजन का नहीं दिया, ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में है। जैसे मैंने आपको बोला था एंथैल्पी चेंज एलिमेंटल फॉर्म में ज़ीरो होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सॉरी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जैसा कि मैंने बोला था एलिमेंटल फॉर्म में स्पीसीज का जीरो होता है, ऐसे ही जो फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन है एलिमेंटल फॉर्म वालों का वहाँ पे भी ज़ीरो ही होता है। इस बात को एज ए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो नहीं होता, रिमेंबर। अभी एक दो क्वेश्चन के बाद डालूंगा मैं, या नेक्स्ट लेक्चर पे डालूंगा उसको। एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एलिमेंटल स्पीसीज जीरो नहीं होता, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ज़ीरो होता है। तो चलिए रिएक्शन में डेल्टा जी निकालना है मुझे स्टैंडर्ड स्टेट पे। तो फॉर्मूला मुझे याद है, समेशन गिव्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन गिव्स फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में मेरे पास NO और वाटर हैं। NO का वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ यहाँ डाटा में 86.7 है पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहा हूँ, 4 मोल थे। सीट वेरी केयरफुली। और वाटर है 6 मोल और उसका भी वैल्यू मुझे गिवन है -237 किलो जूल पर मोल। ये सारा का सारा गिव्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाता है, माइनस गिव्स फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट लेना है मुझे। रिएक्टेंट में एक तो ऑक्सीजन है और उसका एलिमेंटल फॉर्म में वैल्यू 0 है, प्लस एक मेरे पास अमोनिया है और उसका वैल्यू मुझे बताया हुआ है -16.8 × 4। सी इट वेरी केयरफुली। ये हमारे पास डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट हो जाता है। और जब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली -1003 और 4 कुछ ऐसा किलो जूल पर मोल मिलेगा। एग्जैक्ट आप कैलकुलेशंस ही करना, अप्रॉक्सीमेशन लिखा है मैंने यहाँ पे।
तो ये वैल्यू क्योंकि नेगेटिव आ रही है डेल्टा जी नॉट की, मीन्स स्पष्ट बता रहा है हमें कि रिएक्शन है वो फिजिबल होगी। ये वही बोल रहा था, प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्योंकि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आता है तो रिएक्शन डेफिनेटली स्पॉन्टेनियस रहेगी। एक और क्वेश्चन पे आप नज़र डालें, यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल है, हालांकि डेल्टा एच गिवन है रिएक्शन के और बोला है कि किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। देखो वैसे तो मुझे लगता था ये वैल्यू नेगेटिव है मतलब फेवरिंग है, ये वैल्यू नेगेटिव है मतलब डिसफेवरिंग है। अगर सपोज करो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होती तो मैं आंसर में सीधा सा लिख देता कि सभी टेम्परेचर्स पे ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि दोनों फेवरिंग फैक्टर होते। अगर ये भी पॉजिटिव होता और वो नेगेटिव होता तो फिर मुझे ये बोल देना था कि कोई भी फेवर नहीं कर रहा, यानी कि किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। लेकिन रियली अब क्या है, एक फैक्टर फेवरिंग दे रखा है और एक डिसफेवरिंग दे रखा है, तो ये तो श्योर्ड है कि मुझे देखना ही पड़ेगा कि किस टेम्परेचर पे वो स्पॉन्टेनियस है और किस पे नहीं है। क्योंकि ये झंझट, ये जो टेम्परेचर का रोल है वो तभी आता था जब एक फैक्टर फेवर कर रहा होता, एक ना कर रहा होता। ये पीछे जो 4 सिचुएशन हमने देखी, पहली सिचुएशन में बोला कि डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो सदा स्पॉन्टेनियस था, कोई भी टेम्परेचर लें। दूसरी सिचुएशन पे हमने देखा डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, तो कुछ कर लो चाहे, रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहनी है। जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आते तब टेम्परेचर अपना रोल प्ले करता। तो अभी आपके सामने दोनों नेगेटिव हैं, तो लेट मी सी कि क्या होगा। देखो मुझे याद तो वही रिएक्शन आ रही है, इक्वेशन आ रही है, डेल्टा जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मैं देखना चाहता हूँ कि कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो मैं एक बार ये प्रेडिक्ट कर लेता हूँ कि इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे आ रहा है। इक्विलिब्रियम मींस रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कन्वर्जन सेम स्पीड के साथ हो रहा हो, कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो रखी हो, तो इक्विलिब्रियम किस टाइम पे आता है। तो मुझे पता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है, और जब डेल्टा जी का वैल्यू 0 होता है तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वो 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैं वो टेम्परेचर निकाल लूँगा जिस पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है, और ये मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लग रही है। माइनस 95.4 डिवाइडेड बाई माइनस 0.198। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूँ, जूल में थी वैल्यू, सदा ये दिक्कत रहती है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स में डेल्टा एस जूल पर केल्विन पर मोल में होता है और डेल्टा जी किलो जूल्स में होता है, तो किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप यूनिट्स को डेफिनेटली कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये टी का कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगा। लेट मी राइट इट 485 किलो जूल। आप देख केल्विन जो है आप देख लेना, मैं वैसे ही लिख रहा हूँ 485 के आसपास ये मेरे पास आंसर अगर आ रहा है तो केल्विन के अंदर, तो मैं अब अपने आंसर को फ्रेम करना चाहता हूँ। ये तो वो टेम्परेचर है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। रिमेंबर, ये वो रिएक्शन है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ, मतलब प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ, क्या मैं टेम्परेचर को इससे ज़्यादा करूँ या मैं इससे कम करूँ। तो आप फिर दोबारा ध्यान दें, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर ऑन डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर हम रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना सकते थे। अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होती तो टेम्परेचर बढ़ा के स्पॉन्टेनियस बनाते थे, ये कॉन्सेप्ट समझा के आया हूँ अभी। और अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर को घटा के रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, अब वो एग्जैक्ट आप देखना 480 टू 485 ही कुछ आएगी, तो उससे लो टेम्परेचर अगर आप करेंगे तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। अगर मान लो ये 485 आया तो 484 पे ही स्पॉन्टेनियस बन जाएगी, 483 पे और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस बन जाएगी, 480 पे और ज़्यादा स्पॉन्टेनियस बन जाएगी, 300 पे तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस बन जाएगी, 200 पे तो बहुत बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस बन जाएगी। जितना ज़्यादा डेल्टा जी वैल्यू मोर नेगेटिव होता चला जाएगा उतनी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी बढ़ती चली जाएगी।
तो मुझे लगता है कई सारे कॉन्सेप्ट हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आके समझ सकते हैं। आपसे यहाँ पे वो पूछ लेता एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, तो ये आपका यही आंसर था। फिर आपको स्पॉन्टेनिटी पूछ रहा है तो आप यहाँ पे सिंपल देख लें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर घटा के, और एंडोथर्मिक है तो बढ़ा के आप रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ और इसी डेल्टा जी के कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हुए थर्मोडायनामिक्स में मूव करेंगे। गुड बाय।